मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप सब ऑल गुड। ठीक है, शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइमिंग था और ब्रिटेन की गवर्नमेंट इंडिया को फ्री करना चाहती थी। हमने ये पढ़ा था कि जो है 1946 के आसपास उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान यहाँ भेजा था कि भाई कैबिनेट मिशन के जो 3 मिनिस्टर थे, जिसमें पैंथिक लॉरेंस था, एक एबी अलेक्जेंडर था और एक स्टेफोर्ड क्रिप्स था। ये 3 लोगों को शुरू में ही हमें जो है पार्लियामेंट से भेजा गया कि भाई इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन हमें इंडिया के अंदर अगर कोई स्टेबल गवर्नमेंट बनती है तो उसको हमें हैंड ओवर कर देना है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रॉब्लम आ गई उस समय जब मुस्लिम लीग के बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया इसे। मुस्लिम लोगों ने ये कहा, मुस्लिम लीग के लोगों ने ये कहा, पार्टी जो मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी थी उन्होंने ये कहा कि भाई इंडिया को पहले आप डिवाइड कीजिए, बाद में आप उसको फ्रीडम दीजिए। ठीक है, ऐसे उन्होंने डिमांड की थी। और जहाँ तक मेरा आइडिया, मैंने आपको ये भी बताया था कि 16 अगस्त को 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था कि हम लड़ कर लेंगे पाकिस्तान। इसके बारे में बातें हमारी हो गई थी। फिर भी कुछ नई नई प्रॉब्लम्स, नई नई अटकलों के साथ जैसे तैसे असेंबली बन गई। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाली असेंबली तैयार कर ली गई। मैंने ये बताया था आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी थी उसमें 389 मेंबर्स थे। ठीक है, और वो मेंबर्स अब क्या करने वाले थे, जैसे कि पिछली बार टाइम डिसाइड भी हुआ था कि भाई इतने टाइम तक ये लोग क्या करेंगे, इतने टाइम तक 2 साल 11 महीने 18 दिन तक लगभग ये लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रूल मेकिंग करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, तो वहीं से हम शुरू करते हैं कि कैसे हुआ, कौन कौन सी कमेटीज बनाई गई। लास्ट पार्ट में हमने पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था BR अम्बेडकर एंड इट्स ग्रुप, और उसके ग्रुप के बारे में बातें की थी। जैसे उसके टोटल 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो खुद BR अम्बेडकर हेड थे, और वो बाकी 6 मेंबर वहां उनकी हेल्प करने के लिए, ड्राफ्टिंग करने के लिए वो लगे हुए थे। अच्छा, ड्राफ्टिंग करने का मैंने टाइमिंग भी आपको बताया था कि हम जब आजाद हुए उसके करेक्ट 14 डेज के बाद ड्राफ्टिंग का काम शुरू हो गया था। हम जब आजाद हुए 15 अगस्त को 1947 में, उसके ठीक 14 डेज के बाद मतलब 29 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड BR अम्बेडकर डिसाइड हो गया था और बाकी लोग तैयार हो गए थे। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे हुआ, कैसे नहीं किया इन्होंने, कैसे किया, सारा कुछ डिसाइड करते हैं। ओके, तो देखिए द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। ठीक है, इसके बारे में हम समझने जा रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और बहुत ही बेहतरीन जो है आपकी नॉलेज हो जाएगी, काफी इंप्रूवमेंट होगी इस चीज में। आज जो वीडियो जो आप जिसमें आप चीजों को डिस्कस करेंगे वो बहुत ही बेहतरीन वर्क होगा। ठीक है, ओके, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये वो डेट रही जिस दिन कैबिनेट मिशन, ठीक है, इंडिया में कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान जो इंडिया में ब्रिटेन की गवर्नमेंट के थ्रू भेजा गया था, उसको 16 मई को यहां पर भेजा गया था। 16 मई को, ये हमें याद रखना है, 1946 में उसे भेजा गया ताकि वो इंडिया को क्या करे, जो है वहां पर एक परमानेंट गवर्नमेंट हो तो उसको वो बनाए, नहीं है तो वो स्टेबल कराए, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन उनका तैयार किया जाए और फिर उसके बाद हैंड ओवर हम कर देंगे। तो इस तरह का प्लानिंग लेकर कैबिनेट मिशन आए थे, जिसके 3 मेंबर थे जो कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट के मेन मेंबर थे, जिनमें मैंने आपको बताया भी था कि 2-3 मेंबर थे, 3 मेंबर। ठीक है, 3 मेंबर्स कौन कौन से थे, जिसमें 3 मेंबर्स में एक तो एबी अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर था एक तो, ठीक है, एबी अलेक्जेंडर थे। ओके, और दूसरा आपको बताइए पैंथिक लॉरेंस ये थे। ठीक है, पैंथिक लॉरेंस। और 3rd नंबर पे जो थे उनका नाम जिसका हम कहेंगे पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, इनको यहां पर
भेजा गया था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये यहाँ पर आए थे। ओके, फिर इन्होंने इंडिया के अंदर जो मैं बताऊं आप लोगों की इलेक्शन कराए गवर्नमेंट के, वो हमने देख लिए थे, नेहरू गवर्नमेंट बनी थी। फिर उन्होंने असेंबली के लिए प्लानिंग की, तो असेंबली की, ठीक है ना, असेंबली की इलेक्शन भी उन्होंने कराए। फिर जुलाई में हुए थे, मैंने आपको बताया था कि असेंबली के इलेक्शन जुलाई में हुए थे। ठीक है, कौन सी असेंबली? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ओके, असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के इलेक्शन हुए, और इलेक्शन होने के बाद आप देखोगे इलेक्शन होने के बाद 389 मेंबर चुने गए थे। कितने मेंबर चुने गए थे? 389 मेंबर्स। ठीक है, और 389 मेंबर्स अब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले थे। डिसाइड नेहरू जी का प्रीएम्बल करेगा, नेहरू जी का, पंडित नेहरू का प्रीएम्बल डिसाइड करेगा कि भाई इंडिया के लिए क्या तैयार करेंगे हम लोग, फ्रीडम तैयार करेंगे, इक्वालिटी ऑल, अपॉर्चुनिटी टू ऑल, ये सब प्रीएम्बल वगैरह डिसाइड होगा। ओके, फिर उसके बाद में बात आती है कि ये सब शुरू कब हुआ। ठीक है, ओके, एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बहुत ही बड़े एडवाइजर थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एडवाइजर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल, ओके, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है असेंबली एडवाइजर जो डिसाइड किए गए थे, एडवाइजर। ठीक है, एडवाइजर, ओके, जिनका नाम था B.N. राव। ठीक है, B.N. राव, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया इंडिया के लिए। इस पर्सन ने बहुत बेहतरीन काम किए, अलग अलग कंट्रीज में जाकर अलग अलग आइडियाज लेकर आए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए। फ्रांस से आइडिया लाए गए, लगभग 9-10 कंट्रीज से ये विजिट करके अलग अलग जगह से अलग अलग आइडियाज लेकर आ रहे थे। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को रिच कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था कि बेहतरीन काम हो जाए, इंडिया के लोग याद रखें कि वास्तव में कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना है। और सच बताऊं तो फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क कर रहे थे। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये आदमी फ्री ऑफ कॉस्ट सारा काम कर रहा है, कोई पैसे नहीं, कोई सैलरी नहीं, और इधर उधर जाके अलग अलग कंट्री में विजिट करके उसका भी खुद का जेब का खर्चा कर रहा है। भाई सोचो, इधर फ्रांस जाएगा, अमेरिका जाएगा, उसमें भी खुद से पैसा खर्च कर रहा है। तो कितना बड़े लोग थे, इनमें कितने महान लोग थे जिन्होंने इंडिया के लिए इतना सारा काम किया। ठीक है, ओके, और एक और देखो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी चाहिए। ठीक है, और असेंबली ही रूल बनाए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी चाहिए। इस तरह का आइडिया देने वाला जो सबसे पहला पर्सन था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया के लिए जो है संविधान लिखे, सारे लोग मिलजुल के उसमें हो, अदर कास्ट, अदर रिलीजन, कोई भी क्यों ना हो, वो सारे यहां पर आए। ऐसा आइडिया सबसे पहले किसी आदमी ने दिया था असेंबली बनाने का, तो वो थे M.N. रॉय। ठीक है, उनका नाम था M.N. रॉय। ठीक है, M.N. रॉय जो थे वो, ठीक है, M.N. रॉय जो थे वो ऐसा करने वाले थे, रॉय। ठीक है, ये रॉय थे जिन्होंने इस तरह के आइडिया दी, M.N. रॉय। ओके, और फिर उसके बाद में फाइनली जो है असेंबली बन गई। इस असेंबली की मीटिंग, जो कि टोटल मेंबर मैंने पहले ही बता दिए हैं, 389 मेंबर है, जिसमें कांग्रेस के लोग भी हैं और मुस्लिम लीग के लोग भी ऐड हो चुके हैं, बहुत सारे लोग इसमें ऐड हो चुके थे। और वो पहली मीटिंग शुरू होगी कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए, वो था 9 दिसंबर को फाइनली ये शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की पहली मीटिंग जो हुई, वो उसकी डेट जो थी, देखिए फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ओके, वो था 9 दिसंबर 1946। इसमें ये पहली मीटिंग की गई थी, इसमें ये पहली मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग का जो असेंबली हेड जिसको चुना गया, टेम्पररी असेंबली हेड था, वैसे परमानेंट असेंबली हेड चुना जाने थे, अभी उनको इलेक्शन किया जाना था, लेकिन वो हो नहीं पाया जल्दबाजी में, तो उस समय टेम्पररी हेड रखा गया था, असेंबली का हेड। ठीक है, तो हम लिखेंगे टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, टेम्पररी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली
असेंबली हेड जो चुना गया, वो उस समय जो हेड चुना गया वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सिन्हा को जो है यहां पर टेम्पररी हेड चुन लिया गया था, ठीक है। और ये अब काम शुरू कर चुके थे पहली मीटिंग के टाइम में। फिर 2 दिन के बाद फिर अगली मीटिंग हुई, 2 दिन के बाद सेकंड मीटिंग हुई, ठीक है। 2 दिन के बाद आपको पता ही है 11 दिसंबर हो जाएगा, 11 दिसंबर, ठीक है। तो 11 दिसंबर को 1946 में फिर नेक्स्ट मीटिंग हुई, सेकंड मीटिंग, ठीक है। ये थी आपकी सेकंड मीटिंग, ये तो फर्स्ट मीटिंग हो गई, ओके। फिर ये रही आपकी सेकंड मीटिंग, सेकंड मीटिंग, सेकंड मीटिंग, ओके। सेकंड मीटिंग जब हुई तो उस समय सेकंड मीटिंग में जो दूसरे हेड चुने गए, सेकंड मीटिंग में जो दूसरे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही आपके पहले प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडिया के, ठीक है। पहले प्रेसिडेंट भी यही रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो अब परमानेंट हेड चुन लिया गया, परमानेंट, ठीक है, परमानेंट हेड चुन लिया गया और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र, ठीक, राजेंद्र प्रसाद, उनको चुन लिया गया था, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सेकंड मीटिंग के दौरान परमानेंट हेड चुन लिया गया, ठीक है। फिर 2 दिन के बाद, फिर इसके 2 दिन के बाद 13 तारीख को वो 13 तारीख को जिसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने प्रियम्बल पेश किया। उन्होंने अपना लिखा हुआ 1 पेज जो था वो डिसाइड करना चाहते थे, जो टारगेट असेंबली का था कि भाई ऐसे हम करना है हमें, तो वो प्रियम्बल, ठीक है। कब? 2 दिन के बाद, ठीक है। 2 डेज, आफ्टर 2 डेज, ये देखो 1, ये 2, और फिर आफ्टर 2 डेज 13 दिसंबर को, ठीक है, 1946 में, ठीक है, ये देखिए 13 दिसंबर को 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित JL नेहरू, ठीक है, नेहरू जी ने, जो कि उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, प्राइम मिनिस्टर PM, ठीक है, PM जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या प्रियम्बल पेश करते हैं, ठीक है। डिसाइड प्रियम्बल, डिसाइड, ठीक है, प्रियम्बल, प्रियम्बल मतलब प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि संविधान की प्रस्तावना रखी गई, ठीक है। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल रख दी गई। इस तरह धीरे धीरे प्रोसेस चलने लगा, ठीक है, प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ये सब जो है, ठीक है, जो है धीरे धीरे प्रोसेस बन रहा था। मतलब कि देखा जाए तो कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए सब तैयारियां हो रही थी। लेकिन यहाँ एक आपको प्रॉब्लम बताऊं मैं, यहाँ प्रॉब्लम मुस्लिम लीग की बहुत ज्यादा थी। मुस्लिम लीग आ तो गई थी इनके साथ में जैसे तैसे करके, लेकिन उनके मन में कुछ नहीं था ऐसा कि भाई हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, नहीं। ये असेंबली मुश्किल से 2-3 महीने काम कर पाती है, मुश्किल से। अगले साल मार्च के आसपास तो पाकिस्तान के लिए वो लोग हाइपर हो चुके थे। उन्होंने क्लियर कह दिया था कि हम लोग ऐसे इनके साथ काम नहीं कर सकते, हम अपना अलग करेंगे जो भी है, हमें इनके साथ हमारी ट्यूनिंग नहीं होनी है। ट्यूनिंग न केवल मुस्लिम लीग की नहीं हो पा रही थी, बल्कि और भी बहुत सारे लीडर्स थे जो ये चाहते थे कि हम इस असेंबली में काम नहीं करेंगे। लोग आर्गुमेंट करने लगे थे कि ये कोई असेंबली जो है नॉर्म सभी लोगों की असेंबली नहीं है, इसमें तो मोस्टली कांग्रेस के पर्सन है। कांग्रेस लगभग इसमें ये मान के चलो 389 सीट्स में लगभग 281 के लगभग कांग्रेस के मेंबर ही थे उसमें। तो दिख भी रहा था कि कांग्रेस के मेंबर ज्यादा है, चाहे वो अलग अलग एरिया से हो, लेकिन है वो कांग्रेस के मेंबर ही, ठीक है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये जो आप जगह जगह से ला रहे हो भाई, कभी फ्रांस से आइडिया लेके आ रहे हो, कभी ये लेके आ रहे हो, कभी वो लेके आ रहे हो, हमें कंफ्यूज कर रहे हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी लिखा जा रहा है, ये तो उधार का थैला बना रहे हो आप, इधर से ले लिया उधर से ले लिया, उधार का थैला बना रहे हो कि चलो इधर से उधर से लेके आगे इकट्ठा कर लें। और फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक चीज और भी हुई कि 1935 में ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लगाया था। उसमें वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के सारे सिस्टम थे, पार्लियामेंट कैसे वर्क करेगी, प्रेसिडेंट इलेक्शन कैसे, जो भी है, जो ज्यादातर जो पॉइंट उसी में से थे। तो बहुत सारे लोग ये भी आर्गुमेंट कर रहे थे कि यार 80% 70% तो तुमने सारे आइडिया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ले लिए, ठीक है, फिर इसमें नया क्या है।
कांग्रेस सब डिसाइड कर रही है, ब्रिटिशर से आपने पॉइंट ले लिए हैं, अलग अलग जगह से आप लोग ये लेके आ रहे हो, वो ऐड कर रहे हो, तो इसमें अपना क्या है ये बताओ मुझे, अपना क्या है इसमें, अपना क्या है? अपना भी तो कुछ ऐड करो ना, कुछ हिंदू रीति रिवाज जो पहले चलते थे वैदिक एज में, कुछ मुस्लिम शरीयत के कानून। भाई मुस्लिम शरीयत कानून जो कुरान शरीफ जो उनकी बुक है उनमें शरीयत के कानून लिखे गए हैं कि मुस्लिम उलेमा और पैगंबर मोहम्मद साहिब के जो भी है वो इसमें डालो ना, क्या दिक्कत है इसमें? तो फिर सारे लोग कह रहे हैं भाई डालो, ये भी डालो, दिक्कत क्या है इसमें? मैं तो खुद कह रहा हूं, वो असेंबली के हेड राजेंद्र प्रसाद खुद कह रहे थे कि भाई आप लेके आओ ना, किसने मना किया आपको? आप लेके आओ अपने आइडिया जो आपके लोगों के लिए बेनिफिशियल हो वो चीजें आप इसमें ऐड करो। फिर लैंग्वेज की पॉलिसी पे अड़ गई, फिर लैंग्वेज कौन सी हो? बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है कि हिंदी ज्यादा बोली जाती है इंडिया में, 60-70% है, तो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बढ़ाओ। फिर कुछ लोगों ने ये कहा साउथ तमिलनाडु से, भैया हिंदी नहीं आता, हिंदी नहीं आता तो फिर वहां पे अड़ गए, फिर वहीं पर भी अड़ गए। कुछ लोग तो ये कहने लगे जिनको हिंदी नहीं आती ना वो असेंबली से निकल जाएं। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया असेंबली से निकल जाए मतलब क्यों निकल जाए भाई? हिंदी नहीं आती असेंबली से निकल जाए, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर ये कहा कि भाई नेशनल लैंग्वेज किसको बनाए? फिर भाई हिंदी को बनाए कि तमिल को बनाए? अब तमिल कुछ मान लीजिए तमिल मलयालम बोलने वाले 5-10% थे और जो बाकी हिंदी बोलने वाले वो 60-70% थे, कुछ उर्दू थे 15-20% थे, तो बनाए किसको? फिर किसी ने कहा कि सब छोड़ो, हिंदी उर्दू मिक्स है ना हिंदुस्तानी, वो बनाओ नेशनल लैंग्वेज हिंदी उर्दू मिक्स हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज बनाओ। तो ये नेशनल लैंग्वेज की इश्यू पे अड़ गए, ठीक है, अड़ गए उसी पे, क्या करें क्या ना करें। फिर आखिरी में डिसाइड ये हुआ कि भाई ऐसा है। फिर कुछ ने ये भी कहा कि इंग्लिश का क्या करें, फिर कुछ लोगों ने ये कहा कि इंग्लिश का क्या करें। फिर डिसाइड ये हुआ कि इंग्लिश का भैया ऐसा है कुछ नहीं हो सकता, इंग्लिश तो अंग्रेज गए तो इसको भी निकालो यहां से, हमें इंग्लिश पढ़नी ही नहीं है, ना हमें ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रखनी है, ना हमें कुछ नहीं। फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई ऐसा है, देखो कितने भी ज्यादातर तो अंग्रेजों के टाइम में ऑफिशियल वर्क ज्यादातर इंग्लिश में ही हो रहा है। अब एकदम से आप कैसे कर पाओगे? अगर पिछले 200 साल से जितने भी डॉक्यूमेंट बन रहे हैं, चाहे वो किसी भी ऑफिस में मान लो, वो इंग्लिश में बन रहे हैं। अब आप कैसे पॉसिबल कर पाओगे इस चीज को? एकदम से इंग्लिश को हटाओगे, फिर कोई संस्कृत में ऑर्डर लिखेगा, कोई तमिल में ऑर्डर लिखेगा, कोई हिंदी में लिखेगा, और वो तमिल और संस्कृत वाला वो इधर उधर चला गया तो कोई समझ नहीं पाएगा। इंग्लिश तो यहाँ इंडिया की इन्होंने पूरी यूनिवर्सल लैंग्वेज बना दी है पूरे इंडिया भर में, तो सब समझ जाते हैं। लेकिन हरियाणा वालों को तमिल नहीं आती, अब वो 6 दिन तो उसको ट्रांसलेट कराने में लगा देगा। मान लो कोई तमिलनाडु से ऑर्डर कोई आ गया और वो 6 दिन उसको ट्रांसलेट कराने में लगा, काम पूरा ही नहीं होगा, उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे कोई। तो डिसाइड क्या करें यार, समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन, दिमाग घूम गया, दिमाग बिल्कुल दिमाग का दही बन गया तो अब क्या करें? आखिरी में ये डिसाइड हुआ कि भैया 22 लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज है ना उनमें ग्रुप बना लो। ऐसा करो, ग्रुप बना लो भाई। हिंदी से रिलेटेड क्या क्या है? हिंदी से रिलेटेड लगभग संस्कृत है, हिंदी से रिलेटेड अवध के अंदर बोली जाती है, ब्रज भाषा हिंदी से रिलेटेड है, हरियाणवी ये भी हिंदी के लगभग नजदीक है, टच है उससे, हरियाणवी भी हिंदी के लगभग ही है, ज्यादातर वही वर्डिंग यूज होते हैं। तो उन्होंने कहा ग्रुपिंग बना लो, 15-20 लैंग्वेज का कोई एक ग्रुप बन जाएगा। जैसे उर्दू का एक ग्रुप बन गया, गुजराती और जो बॉम्बे वाले हैं वो एक ग्रुप बना लो, साउथ के मलयालम तमिल उनका एक ग्रुप बन जाएगा, 7 सिस्टर की लैंग्वेज में बोडो लैंग्वेज वगैरह उनका एक ग्रुप बन जाएगा। इस तरह ग्रुप बनाते बनाते 700-800 टाइप की लैंग्वेज के 22 ग्रुप बना दिए गए। आखिरी में 22 ग्रुप बनाने पड़े क्योंकि वो अड़ गए इस बात को लेकर। तो क्या करते, मुसीबत झेलना सभी को, निकाल किसी को सकते नहीं, झेलना सभी को था, ठीक है। तो ये चीजें धीरे धीरे होने लगी, ठीक है। लेकिन बीच में ही श्रीमान मोहम्मद अली जिन्ना वो कूद पड़े, उनके पेट में दर्द बहुत जल्दी होता है, खाया पिया उनको पचता नहीं है, तो वो कूद पड़े। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं होगा, ये वो हम तो जो चीजें अलग करेंगे ये करेंगे, तो वो डिसाइड उन्होंने बीच में कुछ और कर दिया, ठीक है, ओके, ठीक है। तो फर्स्ट सेशन जो था, मैं ये कहूंगी सबसे पहले जो लिखने का काम शुरू हुआ, पहली बार जो डिस्कशन हुई, टोटल कितने लैंग्वेज, हाँ अभी 22 लैंग्वेजेस को दिया गया है, डिसाइड किया गया है 22 लैंग्वेज आज के दिन जो है हम बोलते हैं, डिसाइड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और वैसे लैंग्वेज 1500-1600 के लगभग है, 1500-1600 के लगभग इंडिया में है, हाँ 1500-1600। देखो गिनो, कुछ तो मैं गिनवा देता हूं, देखो
जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीरी बोली जाती है, उर्दू बोली जाती है, पंडिती यानी कि संस्कृत बोली जाती है। थोड़ा सा नीचे आओगे तो हिमाचली बोली जाती है, गद्दी शेरपा ग्रुप लोग हैं वो बोलते हैं अलग, ठीक है। फिर उत्तराखंडी बोली जाती है। फिर थोड़ा नीचे आओगे तो पंजाब हरियाणा के नजदीक जो है मारवाड़ी और पंजाबी बोली जाती है। हरियाणा में फिर हरियाणवी और मारवाड़ी दोनों बोली जाती है। फिर राजस्थान गुजरात की तरफ गुजराती मारवाड़ी दोनों बोली जाती है। फिर उसकी तरफ आप एमपी की तरफ आओ तो गोंड लैंग्वेज बोली जाती है, गोंडवाना लैंड एरिया पड़ता है, गोंड बोली जाती है। फिर थोड़ा सा उधर जाओगे तो साउथ की तरफ आंध्र की तरफ फिर वो तेलुगु तमिल मलयालम ये बोलते हैं। फिर उधर सेवन सिस्टर की तरफ बढ़ोगे वेस्ट बंगाल की तरफ तो उधर बंगाली बोली जाती है। फिर मैथिली बोली जाती है, मैथिली। फिर थोड़ा ऊपर बढ़ोगे असमिया लैंग्वेज बोली जाती है, फिर बोडो लैंग्वेज बोली जाती है, फिर नागा पीपल नागा बोलते हैं, मिजो बोलते हैं, ठीक है, और त्रिपुरा की त्रिपुरी लैंग्वेज बोली जाती है। फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाओगे तमिलनाडु वगैरह कोंकणी बोली जाती है, महाराष्ट्र के एरिया पे गोवा के नजदीक कोंकणी बोलते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा कर्नाटका की तरफ आओगे तो कन्नड़ बोलते हैं, कन्नड़ कर्नाटका में कन्नड़ बोली जाती है। तो और तमिलनाडु उसका इसमें जाओगे केरला की तरफ जाओगे तो वहां पर फिर थोड़ी चेंज हो जाती है, मलयालम यूज करते हैं। तो ये सब है, कंफ्यूजन हो गए सारे कि भाई क्या करें, मुश्किल हो गई समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। आखिरी में ये डिसाइड हुआ, असेंबली ने डिसाइड किया कि भाई 22 लैंग्वेजेस को बढ़ा दो नेशनल लैंग्वेज और इंग्लिश को रखो 15 साल के लिए। 15 साल के लिए इंग्लिश को रखना है हमें एज ए सपोर्टिव लैंग्वेज। नेशनल लैंग्वेज मत बनाओ उसे, इंग्लिश को निकालना है हमें इंडिया से, उसको सपोर्टिव लैंग्वेज के लिए 15 साल के लिए रखो, मतलब कि 1960-65 तक रखो। 1960-65 तक हमें वो इंग्लिश लैंग्वेज रखनी है। फिर जब हमारे लोग ऑफिशियल लैंग्वेज में अपना वर्क करना सीख जाएंगे तो इंग्लिश को हटा देंगे, फिर इंग्लिश को यहां से निकाल देंगे। आज तक नहीं निकली वो सपोर्टिव लैंग्वेज, आज तक है, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, लेकिन काम सारे इसी में होता है। कोई भी अपने एरिया में मतलब डबल वर्जन चलता है, नेशनल लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेज हो गई और इंग्लिश सपोर्टिव लैंग्वेज है। आज भी वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है, जबकि ब्रिटेन की नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश ही है, ब्रिटेन की नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश ही है। क्या करें, ऐसा सब कुछ होता रहा, ठीक है। ओके, अब बात आती है कि भाई कि ये प्रोसेस कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे। पहली जो सही में वर्क हुआ वो 13 तारीख से ही हुआ था। सच में जो वर्क शुरू हुआ, काम शुरू हुआ वो 13 तारीख से शुरू हुआ, क्योंकि जब नेहरू जी ने प्रियम्बल रखा तभी काम आगे बढ़ा, उससे पहले तो कुछ काम ही नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में ये लोग काम करने लगे, अपने जैसे तैसे अपना काम आगे बढ़ाने लगे और फिर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। देखो प्रेसिडेंट किसको बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। असेंबली का हेड किसको चुना, असेंबली प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब वाइस प्रेसिडेंट भी चुनना होगा हमें, क्योंकि असेंबली का वाइस प्रेसिडेंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जिसको चुना गया वो थे एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, इसको चुना गया वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, ठीक है। तो अब सारे लोग हेड चुन लिया है, वाइस प्रेसिडेंट आ गया है, प्रधानमंत्री नेहरू खुद हैं, तो ये सब है। अब कमेटियां बनाई गई, अब किसको क्या काम करना है वो कमेटी डिसाइड होगी, क्योंकि सारा काम अलग अलग बटेगा तभी तो सही काम होगा। अगर सारा बांट देंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। कमेटीज बनेंगी, ओके। तो कमेटीज में क्या क्या कमेटीज है वो देख लेते हैं हम, ठीक है। कमेटीज क्या क्या थी, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से सब समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कमेटीज की, ठीक है, ओके। कमेटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में बिना प्लानिंग के, बिना कमेटी के कोई भी काम ठीक से नहीं होना था, ठीक है। तो देखिए क्या क्या कमेटी बनाई गई। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज,
कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, ये कमेटियों के थ्रू काम होना था। 8 कमेटी टोटल थी उस समय, 8 कमेटी टोटल बनाई गई, टोटल 8 थी, टोटल 8 कमेटियां थी। जैसे कि सबसे पहली कमेटी का नाम मैं लूं यहां पर नंबर 1, ठीक है, इसको कहेंगे यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, ठीक है, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, ठीक है, ये बनाई गई। इस यूनियन पावर कमेटी का जो हेड बनाया गया वो कौन था, हेड कौन था, ठीक है, इसको हेड बनाए गए थे JL नेहरू, JL नेहरू इसके हेड बनाए गए थे, JL नेहरू। एक कमेटी तो ये बनी। यूनियन पावर कमेटी का मतलब है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से चीजें करेंगी, यूनियन गवर्नमेंट की क्या पावर होगी। यूनियन गवर्नमेंट के अंडर 97 टॉपिक रखे गए थे कि भाई यूनियन गवर्नमेंट किस चीज पे जो है अपने रूल बना सकती है। जैसे मैं ये कहूं कि यूनियन गवर्नमेंट डिफेंस देखेगी, यूनियन गवर्नमेंट नेशनल हाईवेज को डिसाइड करेगी, ठीक है, सुपर हाईवेज, नेशनल हाईवे ये सब डिसाइड करेगी। यूनियन गवर्नमेंट एजुकेशन के टॉपिक में डिसीजन ले सकती है, यूनियन गवर्नमेंट फॉरेस्ट के ऊपर डिसीजन ले सकती है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट जो पब्लिकली जो सभी के लिए बेनिफिशियल रूल होते हैं उनके ऊपर डिसीजन ले सकती है। इस तरह के 97 टॉपिक यूनियन गवर्नमेंट के पावर में दे दिए गए, ठीक है। ओके, दूसरी बात यूनियन गवर्नमेंट यूनियन पावर के बारे में, ठीक है, एक यूनियन पावर कमेटी हो गई। दूसरा वाला था यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एक ये बनी, ठीक है। जैसे कि इसके हेड कौन होंगे, इसके हेड भी JL नेहरू रहेंगे, क्योंकि अब उसी के अंडर कंट्रोल है, तो ये लोग उसी को उसका हेड बनाएंगे कि भाई यूनियन गवर्नमेंट जो होगी उसकी कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो क्या क्या पावर में यूज कर सकती है, कौन कौन सी पावर उसके पास है और किस जगह पर जुडिक्शन है उसकी, किस जगह पर उसकी पावर की लिमिट हो जाती है, वो डिसाइड करेगी। ओके, थर्ड कमेटी जो थी, थर्ड कमेटी जिसका नाम है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, प्रोविंशियल, ठीक है, प्रोविंशियल, ठीक है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है, कमेटी। तो इसका हेड बनाया गया, इसको बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसको बनाया गया हेड। और कहते हैं कि ये बहुत जबरदस्त आदमी था भाई, इसके बारे में तो मैं तो इतनी प्रशंसा करता हूं कि गजब का आदमी था भाई। पहले मीठी मीठी बात करता, ठीक है, क्योंकि इसको काम दिया गया था कि भाई इंडिया में जब आजाद हो जाए ना इंडिया, तो भाई उसको जो है ना मतलब उसको मिलाना है इंडियन गवर्नमेंट में। उस समय 2 टाइप के स्टेट होते थे, एक तो भाई ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल प्रोविंशियल स्टेट, एक भाई राजाओं के नवाबों के स्टेट प्रिंसली स्टेट। 2 टाइप के स्टेट होते थे, राजा नवाबों के और एक ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले प्रोविंशियल आ गए, ये सारा हेडिंग इसको दे रखा था। अब भैया ये इतना कमाल का आदमी था, पहले राजा नवाब से बातें करता मीठी मीठी, हलवा खिलाता, भैया हलवा खा ले, इंडियन गवर्नमेंट में मिल जा, अच्छा रहेगा, अच्छी गवर्नमेंट बन रही है, अच्छे विचारधाराएं हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पब्लिक दुखी नहीं होगी, आप लोग भी यहाँ पर एज एग्जीक्यूटिव काम कीजिए, कोई मना कर रहा है आपको, आप पावर में तो रहना चाहते हैं, पावर में रहिए ना, आपको यहाँ का चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। और बोलो, आप यहाँ के चीफ मिनिस्टर हुए, लेकिन आप खुद रूल नहीं बनाओगे, बस ये हमारी बात समझ लो कि आप यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो, लेकिन आपके जो साथ में जो बाकी मेंबर होंगे वो मिलके रूल बनाएंगे, ऐसा हम डिसाइड करेंगे। तो भाई हलवा खिलाता, पहले तो बढ़िया साले भैया हलवा खा ले, गाजर का हलवा है, बहुत बढ़िया हलवा है। और जब वो हलवा नहीं खाता फिर खींच के थप्पड़ लगाता, फिर उसको खींच के थप्पड़ लगाता, ठीक है। ये पहले प्लानिंग करके जाते थे, हमेशा ही प्लानिंग करके जाते। कहते हैं कि इसने अपने टाइम में, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में बहुत बूढ़ा हो गया था, ठीक है, लगभग इसको बहुत सारी बीमारियां थी, तो ये मरने वाला ही था, ये मानो कि कुछ 2-4 साल के बाद ये मर भी जाएगा। 52 में इसकी डेथ हुई थी, 1952 में डेथ हुई थी इसकी, ठीक है। तो ये कहते हैं कि इसने अपने टाइम तक बहुत सारी रियासतों को मिला दिया था,
ठीक है, मीठी मीठी बातें करना, फिर नहीं मानेगा तो अपनी फोर्स तैयार रखता था, बिल्कुल बात करने तभी जाता था जब पीछे पूरी फोर्स घेर लेगी उस एरिया को। पहले फोर्स घेर लेगी उस एरिया को, फिर बातें करेगा, और फिर अगर बात मान ली तो बहुत बढ़िया, नहीं मानी तो थप्पड़ खींच के लगाएगा और फिर बात मनवाएगा। एक बार भाई हैदराबाद और कश्मीर और जूनागढ़ का किस्सा फंस गया, वो मिलने को ही तैयार नहीं इंडियन गवर्नमेंट में कि भाई वो नहीं मिलेंगे हम तो ये सब, क्योंकि 1946 के बाद जब पावर दी जा रही थी तो अंग्रेजों ने सारे एरिया आजाद कर दिए थे और राजा नवाब ये सब फिर से जिंदा हो गए थे। लो भी इंडिया को आजाद कर दिया, हम हमारा एरिया ले लेंगे, शुक्र है बाकी लोग नहीं थे तो नहीं तो वो भी ले लेते सारा। तो क्या हुआ कि ये लोग फिर से अपने राज्य रजवाड़े लेने के लिए तैयार हो गए थे और इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलने को ही तैयार नहीं थे। जैसे एक थे हैदराबाद के निजाम, तो जैसे वो ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई हम तो फ्री हो गए, अब हमारा एरिया हमारा हुआ, हम निजाम है यहाँ के, ठीक है, हमें इंडियन गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, पूरा हैदराबाद हमारा, ठीक है, हम मिले तो मिले, ना भी मिले हम तो, ठीक है। तो नेहरू इसने वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि भैया ऐसा है तो ऐसे काम नहीं चलेगा, सारे लोग मिल रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट में आ रहे हैं, तुम्हें भी मिलना पड़ेगा। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, हम आपकी बात मानेंगे नहीं, और हमारे एरिया में आ भी मत जाना, अगर आ गए तो जिंदा नहीं जाओगे। खुली वार्निंग दे दी, खुली वार्निंग दे दी भैया। और फिर उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है उसने कहा कि देखो ऐसे थोड़ी ना होता है यार, पब्लिक तैयार है, तुम क्यों बेवकूफ बन रहे हो, पब्लिक तैयार है इंडियन गवर्नमेंट मिलने को, इतने साल से वो आशाएं देख रही हैं, तुम उनको क्यों नहीं छोड़ देते, उनके ऊपर ओपिनियन कराओ, पब्लिक वोट कराओ। अगर पब्लिक ना कहती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, फिर तुम रहो जी आराम से, पब्लिक अगर नो में वोट डालते ना हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर वो बोले नहीं नहीं पब्लिक हमारी बात सुनेगी, अड़ गया बात पे कि पब्लिक हमारी बात सुनेगी, तो ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं, आप पब्लिक का राज है, तुम्हारा राजपाट नहीं है, ठीक है। फिर बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए भाई, मैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ तो मिलूंगा नहीं, पाकिस्तान के साथ मिल जाऊंगा जाके। फिर वल्लभ भाई पटेल बोले भाई ऐसे कैसे मिल जाएगा तुम्हारा राज है क्या, अगर तुम ईस्ट पाकिस्तान के साथ जाओगे तो भी आपको या तो ओशन रूट यूज करना पड़ेगा या फिर आपको लैंड रूट यूज करना पड़ेगा, उसमें से हम जाने नहीं देंगे, उसमें से हम जाने नहीं देंगे। अगर वेस्ट पाकिस्तान के साथ मिलोगे तो गुजरात क्रॉस करना पड़ेगा, बॉम्बे क्रॉस करना पड़ेगा, उधर से भी नहीं जाने देंगे हम, ठीक है। और इंडियन वोटर से हम क्यों जाने देंगे तुम्हें, ठीक है। और क्या मतलब है जब पब्लिक यहाँ की तैयार है, तो उसने कहा कि भैया अगर हिम्मत है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं कि आप अगर हिम्मत है तो मेरे एरिया में आके दिखाओ, ठीक है, अकेले आके दिखाओ। तो वल्लभ भाई पटेल बोले ठीक है भाई चलेगा, और वो भैया चल पड़े, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट में जब वो वहां पर जो है वहां का नवाब जो निजाम है वो ओवर कॉन्फिडेंट था बहुत ज्यादा, उसको अपनी पावर पे भरोसा था। तो जब वो सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके दरबार में जाने लगे, निजाम के दरबार में, तो उसको चेकिंग भी नहीं किया इन्होंने, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरी तैयारी से आए थे, अकेले नहीं आए थे, बाहर फोर्स खड़ी थी, पूरी तैयारी करके आए थे पूरी की पूरी, और अंदर एक बंदूक भी छुपा रखी थी तो ये बात उनको पता नहीं थी, देख लेते तो पता लग जाती, उन्होंने चेक ही नहीं किया। अब अंदर जाके वो दरबार में बैठे हुए और उन्होंने मना कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रखा वो प्रपोजल कि ये लो प्रपोजल, साइन करो इस पे, साइन करो इस पे। उन्हें नहीं करेंगे भाई, कुछ भी हो जाए, मेरे गार्ड्स खड़े, एक ही मिनट में मार देंगे तेरे को। निजाम ने कहा मेरे गार्ड्स हैं, एक ही मिनट में खत्म कर देंगे तेरे को। सरदार वल्लभ भाई पटेल तुरंत ही खड़े होते हैं और उसकी कनपट्टी पे गन रख देते हैं। उसने कहा कि भाई मेरे को तो मरना है, देख मैं तो वैसे ही मरने वाला हूं ठीक है, साल 2 साल में तो मर जाऊंगा, लेकिन तेरे को लेके जाऊंगा, तेरे को भी साथ, दोनों साथ चलेंगे ना इसमें क्या दिक्कत है, दोनों साथ चलेंगे। तो भैया उसकी कनपट्टी पे गन रख दी और फिर उसको ये कहा कि मरने के बाद तेरा ये स्टेट किसी काम का नहीं, तेरा मरने के बाद तो ये तो है नहीं यहाँ इसको उठा के वहां ले जाएगा स्वर्ग नरक में, जहां भी जाएगा तो जाएगा कहीं नहीं, ये यहीं रहेगा। इससे बढ़िया है कि बात मान ले, तेरे को एग्जीक्यूटिव बना देंगे, यहाँ पे मना थोड़ी ना कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव बना देंगे तेरे को, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट मत कर। नहीं माना भाई, उसी कनपट्टी बंदूक रख दी, गार्ड सारे गिर गए। तुरंत वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि भैया कुछ 5 मिनट के अंदर, सिर्फ 5 मिनट के अंदर फोर्स तेरे पूरे महल को घेर लेगी। और कुछ सच में 5 मिनट दूर की बात है, 3 मिनट में सारा अंदर सारी फौज आ गई और कुछ नहीं हुआ, और नवाब को पकड़ लिया वहां पे, मतलब निजाम को पकड़ लिया और पकड़ के उसको जेल में ठूस दिया। जहां पे वो एग्जीक्यूटिव बनने वाला था उसकी किस्मत इतनी बुरी कि वो बेचारा जेल में मरा, फिर बाद में उसकी किस्मत बुरी हुई और वो सारा हैदराबाद
एक्सेशन किया गया। जूनागढ़ का नवाब भी यही प्रॉब्लम कर रहा था, गुजरात, वो भी प्रॉब्लम कर रहा था। इस कमेटी में ये आदमी बहुत सोच समझ कर डाला गया था कि प्रोविंशियल स्टेट्स को हमें मिलाना है, तो उसका ये हेड बहुत बढ़िया हेड था, ठीक है। इसको आयरन मैन भी कहते थे, आयरन मैन ऑफ इंडिया, मतलब लौह पुरुष, बाप का धनी, ठीक है, पक्का 100%, ठीक है। तो ये सब हुआ। जूनागढ़ का भी ऐसा ही कुछ किस्सा था। जूनागढ़ में भी वहां का नवाब कह रहा था कि भाई मैं नहीं मिलूंगा, मैं नहीं मिलूंगा, मैं नहीं मिलूंगा। फिर बाद में उसको समझाया, भाई हलवा वगैरह खिलाया, उसको खा ले भैया, अच्छा है, देखो बाकी ने नहीं खाया तो प्रॉब्लम हुई, तुम तो खा लो कम से कम। तो उसने भी फिर किसी तरह से बात मानी और जो है पाकिस्तान की जिद छोड़ दी। वो तो भाग गया बेचारा, जान बचा के भाग गया। पब्लिक ने वोट कर दिया। अब पब्लिक वोट करने के बाद जब इंडियन गवर्नमेंट को वोट करेगी तो मतलब ही नहीं है, फिर तो वो फंस ही गया, समझो। वो पाकिस्तान भाग गया, कराची भाग गया, ठीक है। फिर एक कश्मीर वाला इशू फंस गया था, उसको भी फिर बड़ी मुश्किल से, वो तो नेहरू जी थोड़े से डाउन चले गए, वो उनको कहा कि भाई इसको फ्री छोड़ दो, जैसे भी कर लेंगे। कश्मीर वाला इशू है, राजा हरि सिंह का एरिया था, तो वो उन्होंने संभाल लिया जैसे तैसे करके, भाई चलो इसको बाद में कर लेंगे, सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे तैसे हुआ, ठीक है। तो 3 कमेटियां, ओके। कमेटी समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत सही से सारी चीजें चल रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का माहौल बन रहा है, कैसे वो डिसाइड करते। नंबर 4 कमेटी, नंबर 4 कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ये तो आपको पता ही होगा, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका हेड कौन था आपको बताइए। 29 अगस्त को बना था BR अम्बेडकर, ठीक है। हेड डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, इनको बाबा साहेब भी कहते थे। तो ये इनके हेड रहे हैं, और भी कुछ मेंबर थे इसमें। नंबर 6 कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, एडवाइजरी कमेटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी रही है। सलाहकार समिति, इसको सलाहकार समिति हम कहते हैं, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रही। इसमें मतलब क्या क्या चीजें डिसाइड करनी होती थी। ये सलाहकार समिति थी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होने चाहिए उसके बारे में थी ये, ओके। माइनॉरिटी राइट्स के बारे में थी, ओके। और इसके अलावा और जो इसमें पॉइंट थे, और ट्राइबल राइट्स के बारे में थी, ठीक है। तो ये एक ऐसी कमेटी थी जो इन लोगों के लिए काम करना था हमें, कि ऐसे एडवाइस देनी थी कि भाई फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होने चाहिए, और माइनॉरिटी पीपल्स को क्या क्या राइट दिए जाने चाहिए जो कि हालत खराब है उन लोगों की, और ट्राइबल राइट्स के बारे में भी बात वो करने वाले थे। तो इसका हेड भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। बहुत ही सॉलिड पर्सन था ये। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन कमेटी ने डिसाइड किया कि प्रधानमंत्री कोई एक्टिव, जैसे जो लॉन्ग टाइम तक हम जिनको यूज कर सकें वो बनाओ। बिल्कुल खरा उम्मीदवार तो यही था, लेकिन बाद में जो है नेहरू जी को फिर प्रधानमंत्री चुन लिया गया, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें हुई, ओके। फिर नंबर 6 कमेटी, ठीक है, नंबर 6 कमेटी, ओके। नंबर 6 कमेटी थी, इसमें रूल ऑफ प्रोसीड्यूर, रूल ऑफ प्रोसीड्यूर, रूल ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी, ठीक है। एक ये भी थी रूल ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी, ये थी एक, ठीक है। नंबर 7 एक कमेटी और थी, स्टेट कमेटी, ठीक है, स्टेट कमेटी, एक ये कमेटी भी थी। और नंबर 8 स्टेट कमेटी का हेड, रूल ऑफ प्रोसीड्यूर का हेड कौन था, इसके हेड के बारे में बता दूं आपको मैं, इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रूल ऑफ प्रोसीड्यूर कमेटी है। और जो स्टेट कमेटी है इसका हेड था जवाहरलाल नेहरू, इसके हेड कौन थे,
JL नेहरू, JL नेहरू इसका हेड था। ओके, और लास्ट जो कमेटी स्टीयरिंग कमेटी, लास्ट जो कमेटी थी स्टीयरिंग कमेटी, और उसका हेड, स्टीयरिंग कमेटी का हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसको भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। ठीक है, तो इस तरह की 8 कमेटियां थी। ठीक है, इस तरह की क्या थी, ये 8 कमेटियां थी। ठीक है, तो इस तरह से तैयार हो गई। ओके, इन सभी कमेटीज का बहुत बड़ा रोल प्ले रहा, बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया इन्होंने, और सारा वर्क बड़े सफाई से, बहुत बेहतरीन ढंग से डिस्कशन करते हुए, समझते हुए, समझाते हुए फिर पूरा करना पड़ा। ओके, फिर उसके बाद अब कमेटीज के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कमेटीज के बाद अलग अलग कंट्री से भी कुछ चीजें ली गई, जैसे अलग अलग कंट्री से सोर्स ऑफ जो है अदर कंट्रीज लिए गए, ताकि बहुत बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जा सके। ठीक है, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज के बाद में सोर्स फ्रॉम अदर कंट्री, सोर्स फ्रॉम अदर कंट्री, ये देखिए अदर कंट्री से भी सोर्स लिए गए थे। बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी की, बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी में थे कि कैसे एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सकता है। ओके, जस्ट 1 मिनट बेटा। ओके, अब देखिए अगला पॉइंट हमारा है सोर्स ऑफ, ठीक है, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मैंने आपको एक आदमी के बारे में शुरू में बताया था, जो कि अलग अलग कंट्री में जाकर कुछ नई नई चीजें ढूंढ कर ला रहा था, जिसको मैंने कहा था ना फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के लिए, जिसका नाम BN राव मैंने आपको बताया था, BN राव। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये पर्सन, वो अलग अलग कंट्री से अलग अलग चीजें लेकर आते। जैसे कि सबसे पहला इसका सोर्स हम यहां कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऑफ इंडिया एक्ट जो ब्रिटिशर्स ने यहां पर लगाया था। ठीक है, इंडिया एक्ट 1935, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है जो ब्रिटिशर्स की तरफ से यहां लगा था, ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश टाइम में ये लगा था। ओके, ये एक बहुत बड़ा सोर्स माना जाता है। ठीक है, बहुत सारे रूल रेगुलेशन इसमें से लिए गए हैं और बहुत सारी बातें इसमें से ऐड की गई हैं। ठीक है, ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ओके, दूसरा जो सोर्स हमारे पास है जो कि अदर कंट्री से, जैसे कि ब्रिटेन, जैसे कि ब्रिटेन का ही नाम लेंगे हम, ब्रिटेन कंट्री। ठीक है, ये सोर्स कुछ इंडिया के रूल रेगुलेशन से भी था। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको कि 1935 का जो एक्ट बनाया गया था वो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के रीति रिवाज को ध्यान में रखते हुए, इंडिया के रूल रेगुलेशन को समझकर, पढ़कर, ट्रांसलेट करके तब बनाया था। अगर कोई आदमी पूरे या कोई गवर्नमेंट पूरा सर्वे करने के बाद इंडिया के मुस्लिम, इंडिया के सिख, इंडिया के हिंदू या अदर जितने भी रिलीजन के जैन, बौद्ध जो भी रह रहे हैं, उन सबको देखकर समझकर कोई उन्हीं के सुटेबल रूल बनाता है तो वो रूल एक्चुअल में गलत नहीं है फिर वो। हाँ, ये बात अलग है कि चलाने वाली गवर्नमेंट कैसी है। अगर गवर्नमेंट मोनार्ची हो या फिर जो टायरानी या तानाशाही हो तब तो दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर वही रूल कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आप देखोगे कि लेजिस्लेचर में लोकसभा और राज्यसभा सिस्टम है तो वो गलत नहीं है। क्या गलत है? वो गलत तो नहीं है, सब सिस्टम सही है। दूसरा, एजुकेटिव गवर्नमेंट जॉब देकर, यानी कि एग्जाम देकर, सिविल सर्विस के एग्जाम देकर या दूसरे अदर एग्जाम, फिजिकल एग्जाम, रिटर्न एग्जाम देकर अगर कोई मान लो आता है तो वो भी गलत नहीं है कि नहीं? वो परमानेंट बॉडी के रूप में, ये भी गलत नहीं है। जुडिशरी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बनाए जाएं तो वो भी गलत नहीं है। ये सारा इस सिस्टम में था, इसीलिए इसकी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया।
बहुत बेहतरीन कुछ चीजें थी इसमें से, ठीक है। जैसे कि मैं ये कहूं कि आपको याद होगा कि ये जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी वाला सिस्टम है, सबसे पहले अमेरिका वालों ने अपनाया था। अमेरिका में ज्यादातर कौन थे? ब्रिटिशर्स ही थे। अमेरिका में जो एडजस्ट हुए थे वो ब्रिटिशर्स थे। तो अगर वो लोग इस चीज को अपनाकर बेहतरीन हो सकते हैं, डेवलप्ड हो सकते हैं, तो हम भी इस चीज को अपना के डेवलपमेंट होने की चांसेस ले रहे थे कि भाई हम भी हो जाएं इस तरीके से, अगर वो हो सकते हैं तो ठीक है। हमें डेवलप भी होना था, अपने ट्रेडिशनल वे को अपनाते हुए हमें डेवलप भी होना था। ऐसे नहीं कि हम सारे रूल्स उनके नेगलेक्ट कर देंगे और चीजें फिर नहीं, अच्छी चीजें नहीं ली जाएगी। जैसे मैं ये कहूं कि ब्रिटिश टाइम में सती प्रथा को बंद कर दिया गया, तो ये एक तरह से देखा जाए तो सही चीज थी। जैसे मैं ये कहूं कि विडो रीमैरिज एक्ट लगाया गया, विडो दोबारा शादी कर सकती थी, तो ये भी सही रूल था, कोई गलत तो नहीं था। 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट लगा। 1829 में तो पहले विडो, क्या नाम उसका, सती प्रथा बैन हुई। फिर उसके ठीक 100 साल के बाद 1929 में, 1829, 1929 एक जगह सती प्रथा बैन हुई, उसके ठीक 100 साल के बाद चाइल्ड मैरिज, यानी कि जो छोटे बच्चों की मैरिज होती थी, जो 5, 7 साल, 10 साल, 12 साल में शादी कर देते थे, वो बंद कर दिया गया। तो ये भी गलत नहीं किया उन्होंने। क्या गलत किया? गलत तो नहीं किया, छोटे बच्चों की मैरिज नहीं होनी चाहिए। और भी सोसाइटी में जैसे बलि, जो एनिमल सेक्रीफाइस होता था, अगर वो ब्रिटिशर्स ने बंद किया तो वो भी गलत नहीं किया। बलि कोई सही चीज थोड़ी ना है, बलि कोई सही चीज नहीं है। बच्चों की बलि भी दी जाती थी, ट्राइबल्स बहुत सारे बच्चों की बलि देते थे, अगर ब्रिटिशर्स ने वो बैन किया तो ये भी गलत नहीं किया। तो कुछ चीजें ऐसी थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ली जानी सही थी, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये गलत नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने इनमें से बहुत सारी बातें ली तो गलत नहीं किया, सही किया, जहां तक मेरा आइडिया है, ठीक है। ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज हैं, ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज है कि ये किया तो ठीक किया, ठीक है, ओके। अब बात आती है ब्रिटेन से। ब्रिटेन से लिया गया पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, ओके। फेडरल स्कीम, ओके। ब्रिटेन से लिया गया पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्या अडॉप्ट किया गया? पार्लियामेंट्री सिस्टम। आप जानते हो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, सब पता है आपको कि ये इसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। पार्लियामेंट्री यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, वो सारा कुछ है, ओके। थर्ड कंट्री जो था जिससे लिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका से जो लिया गया वो सिस्टम क्या था? ओके, यूएसए। तो यूएसए से क्या लिया गया? यूएसए से लिया गया, ठीक है, जुडिशरी और प्रियम्बल। जुडिशियरी सिस्टम और प्रियम्बल। और प्रियम्बल कैसे लिखा जाए वो सिस्टम इन्होंने अमेरिका से लिया कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने से पहले उसका प्रियम्बल होना चाहिए, टारगेट सेट होना चाहिए, वो चीजें, ओके। नंबर 4 जिस कंट्री से कुछ लिया गया, आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड से क्या लिया गया? ओके, आयरलैंड कंट्री से हमने लिया स्टेट पॉलिसी। स्टेट जो है वो किस तरह से काम करेगा? स्टेट पॉलिसी, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होंगे वो भी हमने जो है आयरलैंड से ली, ठीक है, आयरलैंड से लिए गए, ओके। तो प्रियम्बल अमेरिका से, ये सब, ओके। नंबर 5, ठीक है, और ये सब आपको बताइए BN राव कर रहे थे। BN राव, याद रखना ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अदर कंट्री से सोर्स लेकर आएंगे। BN राव, ओके। 5 नंबर में हम कनाडा की बात करते हैं। कनाडा, ठीक है। तो कनाडा से जो लिया गया वो फेडरेशन सिस्टम, ठीक है, फेडरेशन सिस्टम लिया गया विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। फेडरेशन सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, कि भाई अलग अलग स्टेट्स को पावर दे दी जाए लेकिन सेंटर स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। ये हमें कनाडा से लेना पड़ा, ओके। बेहतरीन सिस्टम था ये, ओके। फिर
ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री से भी हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। ओके, ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट और ट्रेड के बारे में कौन कौन सी चीजें ली गई? कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, जिसमें और ट्रेड पॉलिसी हमने उनसे ली, ठीक है। ये हमें ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने। ओके, नंबर 7 की बात करते हैं तो जर्मनी जैसे कंट्री से जो लिया गया। ओके, जर्मनी जैसे कंट्री से हमने, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, कैसे किया जाए, और ठीक है, और इमरजेंसी टाइम में कैसे गवर्नमेंट हैंडल करेगी, वो चीजें हैं इसमें। दो टाइप की इमरजेंसी होती है, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी, एक नेशनल इमरजेंसी। तो उस टाइम में जर्मनी जैसे कंट्री से हमने ये बैलेंस करना सीखा कि इमरजेंसी हो जाए तो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को डिसमिस किया जा सकता है। एक राइट बचता है हमेशा जब भी नेशनल इमरजेंसी होती है, राइट टू लाइफ। बाकी 5 फंडामेंटल राइट्स सस्पेंशन यानी कि डिसमिस कर दिए जाते हैं कुछ समय के लिए, जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट ऑफ रिलीजन, राइट टू लिव एनीवेयर, कल्चरल एजुकेशनल राइट, ये सब क्या है, थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कर दिए जाते हैं। एक ही राइट बचता है, राइट टू लाइफ, बस, ठीक है, वो हमें जर्मनी गवर्नमेंट से लेना पड़ा। ओके, नंबर 8। अब नंबर 8 की बात करें तो आता है फिर साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, नंबर 8 यहां पर, ठीक है, नंबर 8 कंट्री, ठीक है, अदर कंट्रीज, ठीक है, सोर्सेज। ओके, तो देखिए अदर कंट्री सोर्सेज में अब आता है नंबर हमारा साउथ अफ्रीका, ठीक है, नंबर 8 साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कंट्री से हमने क्या सिस्टम अडॉप्ट किया है? साउथ अफ्रीका कंट्री से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना, अमेंडमेंट सिस्टम कैसे किया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कुछ फेरबदल करनी पड़े तो वो कैसे की जा सकती है, ऐड कैसे किया जा सकता है, रिमूव कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमने इनसे ली है। बहुत मेहनत करनी पड़ी है भाई, ऐसे नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल 11 महीने 18 दिन चला तो उसमें ये लोग बैठकर अपना टाइम पास कर रहे थे। टाइम पास नहीं हो रहा था, बड़ी मेहनत लग रही थी, इधर उधर से चीजें लेकर आ रहे थे, हर एक चीज पे डिस्कशन हो रहा था, लोअर कास्ट की इश्यूज पे डिस्कशन हो रहा था, लैंग्वेज पे इश्यू डिस्कशन हो रहा था, स्टेट की कितनी पावर होनी चाहिए उस पर डिस्कशन हो रहा था, यूनियन की कितनी पावर होनी चाहिए डिस्कशन हो रहा था, दोनों मिलकर कौन से भी डिसीजन ले सकते हैं इस पे बात हो रही थी। रिजर्वेशन पॉलिसी पे बात हो रही थी कि रिजर्वेशन किसको दिया जाना है, किसको नहीं दिया जाना है, उन सब पे बात हो रही थी, बहुत बातें हो रही थी, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद 9 नंबर कंट्री फ्रांस, ठीक है, फ्रांस जो यूरोप में होता है, फ्रांस, ठीक है, तो फ्रांस से हमने लिए आइडियाज, ठीक है, आइडियाज, फ्रीडम के आइडियाज, ठीक है, उनसे लिए हमने फ्रीडम के आइडियाज, किस तरह की फ्रीडम लोगों को मिलनी चाहिए, इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी के आइडियाज, इक्वालिटी का आइडिया, ठीक है, ओके, इक्वालिटी के आइडियाज, ओके, और फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, आपसी भाईचारा, ठीक है, फ्रेटर्निटीज के आइडियाज हमने उनसे लिए, ठीक है, तब जाके हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन सारी चीजों से पूरा हुआ। लगभग 9-10 कंट्रीज से हम लोग इधर उधर चीजें लेकर आए, तब जाके ये कंप्लीट हो पाया, ठीक है। और फिर आप देखोगे बहुत बेहतरीन चीजें कंप्लीट हुई, ठीक है। इन सब के बाद आपको पता होगा कि बीच में हमें काम रोकना पड़ा था। 1947 के टाइम में इंडिया को आजाद किया जाना था, पाकिस्तान बनना था, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन बुलाए गए थे। अगली बार हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे इतनी सारी कमेटीज बन गई, ड्राफ्टिंग कमेटी बन गई, ये सब हो गया, किस तरह से चीजें पॉसिबल होनी थी, किस तरह से, लेकिन बीच में ही इंडिया और पाकिस्तान का जो डिवाइडेशन हुआ, पाकिस्तान 2 हिस्सों में तोड़ के ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बना दिया गया, जैसा कि मोहम्मद अली जिन्ना चाहते भी थे।
मोहम्मद अली जिन्ना यही चाहते थे कि ऐसा कुछ हो, तो वो डिवाइड करना पड़ा बीच में। हम इसके बाद ये डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैबिनेट मिशन, जिसने इतना सारा काम कराया, कैबिनेट मिशन को वापस जाना पड़ा, और फिर लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान जो था वो फेल कैसे हुआ, और सब कुछ ठीक चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की पूरी तैयारियां थी, लेकिन बीच में ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान बनाना ही पड़ा, और पाकिस्तान बनने के बाद हमारे मेंबर घट गए। पाकिस्तान 14 अगस्त को 1947 में अलग हो गया हमसे, और इंडिया 15 अगस्त को आजाद कर दिया गया। और उसके बाद आप देखोगे जो है बाउंड्रियां सेट की गई, पाकिस्तान की बाउंड्री बनाई गई, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की, और सब कुछ अलग कर दिया गया। वैसे 1935 के एक्ट के दौरान म्यांमार तो पहले अलग हो गया था, 1935 के दौरान बर्मा कंट्री इंडिया से अलग कर दिया गया था, उसका एक अलग सिस्टम बना दिया, ब्रिटिशर्स के टाइम में ऐसा हो गया था, ठीक है। तो अगली बार हम ये डिस्कशन करेंगे कि 1947 में इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन की जो लीडरशिप में, जो कि लास्ट ब्रिटिश वॉइस रॉय था, कैसे फ्री हुआ और कैसे पाकिस्तान बनाना पड़ा, कौन उसका प्रेसिडेंट बना और कौन गवर्नर और कौन प्रधानमंत्री बना पाकिस्तान का, और इंडिया का कौन था। जैसे कि इंडिया का तो पहले आपको पता है कि प्रधानमंत्री नेहरू बने, और जो है यहाँ का प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद बना, तो ये तो हमें पता ही है। लेकिन पाकिस्तान का कौन बना? जो उनका पहला गवर्नर बना वो मोहम्मद अली जिन्ना था, पहला प्रधानमंत्री बना वो लियाकत अली थे, लियाकत अली, प्रधानमंत्री लियाकत अली, जो मुस्लिम लीग में फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। आजादी के समय मुस्लिम लीग का फाइनेंस मिनिस्टर लियाकत अली वहां का प्रधानमंत्री बना 14 अगस्त को, ठीक है। तो ये अगले पार्ट में डिस्कशन करेंगे, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे इन लोगों ने आगे क्या किया पाकिस्तान के बनने के बाद। ओके बाय बेटा, आज इतना ही।